हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग सेल सिग्नलिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और वहाँ पे हमने आपको सेल सिग्नलिंग के बारे में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। सेल सिग्नलिंग के बेसिक कंपोनेंट जैसे कि लाइगेंड क्या होता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रिसेप्टर कितने तरह के हो सकते हैं, सिग्नलिंग कितनी तरीके की हो सकती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई, ठीक है। इस लेक्चर में मैं आपको कुछ और बेसिक सी बातें जो सेल सिग्नलिंग को समझने के लिए जरूरी हैं उनके बारे में बताऊंगा, ताकि जब आने वाले लेक्चर्स में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजें बताऊं तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। लास्ट लेक्चर में जब मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा था तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी सेल में सेल सिग्नलिंग ऑपरेट हो रही है तो वहां पे दो बेसिक कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। पहला मैंने आपको बताया था एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, दैट इज द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग लाइगेंड भी बोलेंगे। और इस लाइगेंड को परसेप्ट करने के लिए, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक सेल की प्रोटीन भी चाहिए होगी। वो इंट्रासेलुलर भी हो सकती है और सरफेस प्रोटीन भी हो सकती है, जिसको हम लोग कह रहे हैं रिसेप्टर। मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रिसेप्टर इंट्रासेलुलर भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था, दे कैन बी हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, ठीक। हम लोग अभी हाइड्रोफिलिक सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोफिलिक सिग्नल्स को यहाँ पे हम लोग पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोफिलिक सिग्नल्स के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर द सेल सरफेस रिसेप्टर, सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं। क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनका सिग्नल जो ये सिग्नल लेकर के आ रहे हैं वो ट्रांसड्यूस हो, इसलिए इनको परसेप्ट करने के लिए वहां पे सेल मेम्ब्रेन पे ही रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर दियर लाइगेंड। अपने लाइगेंड के लिए ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। मतलब एक सिंगल टाइप का रिसेप्टर अगर है तो वो सिंगल टाइप के लाइगेंड से ही बाइंड करेगा, इसी चीज को स्पेसिफिसिटी बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पे ये सिंगल टाइप के लाइगेंड के साथ साथ उस लाइगेंड से रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड अगर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं तो उनसे भी बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिसिटी की मैंने आप बात की यहाँ पे, स्पेसिफिसिटी फॉर देयर लाइगेंड, मतलब स्पेसिफिक है अपने लाइगेंड के लिए। एग्जांपल जैसे कि एपिनेफ्रिन का रिसेप्टर जो है, एपिनेफ्रिन का रिसेप्टर सिर्फ अपने ही लाइगेंड से बाइंड करता है, एपिनेफ्रिन से ही ये बाइंड करेगा, इससे रिलेटेड कोई भी मॉलिक्यूल है तो उससे बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और रिसेप्टर आता है, द एसिटिल कोलिन रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ये सब बहुत ही स्पेसिफिक रिसेप्टर हैं, सिर्फ अपने ही लाइगेंड से बाइंड करते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे भी रिसेप्टर्स होते हैं जो क्लोजली रिलेटेड ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल से भी इंटरेक्ट करते हैं। इनका एग्जांपल होता है इंसुलिन का रिसेप्टर, इंसुलिन रिसेप्टर। इंसुलिन रिसेप्टर इंसुलिन से बाइंड करता है। इसके अलावा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, इनसे भी बाइंड कर जाता है, जैसे कि IGF-1 एंड 2 जो भी है, ठीक है। तो इंसुलिन रिसेप्टर एक एग्जांपल है जो कि अपने रिलेटेड ग्रुप ऑफ लाइगेंड से भी बाइंड कर जाता है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिसिटी आती है, जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं अपने लाइगेंड के लिए, ठीक है। एक बात ये। दूसरी बात, एक और चीज यहाँ पे जो बहुत ही ध्यान देने लायक बात है वो ये है कि एक ही तरह का लिगेंड मॉलिक्यूल, एक ही तरह का लिगेंड मॉलिक्यूल अगर अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है तो वो डिफरेंट सेल टाइप में डिफरेंट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि ए सिंगल लाइगेंड मॉलिक्यूल, मतलब सेम लाइगेंड मॉलिक्यूल कैन प्रोड्यूस different response
इन डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण हम लोग जानने के लिए मैं 3 अलग अलग सेल का एग्जांपल लेता हूं और आपको एक सिंगल लाइगेंड के हिसाब से बताता हूं कि वहां पे कौन कौन से सिग्नलिंग पाथवेज स्टार्ट होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइगेंड का एग्जांपल लेता हूं, दैट इज द एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन, आपको पता है एसिटिलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, और एसिटिलकोलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्केलेटल मसल पे भी पाए जाते हैं। ठीक है, हार्ट मसल सेल्स पे भी पाए जाते हैं और पैनक्रियाटिक एसिनार सेल्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं तीनों सेल्स यहाँ पे बना के आपको दिखाता हूँ कि किस सेल में क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये हमारी है स्केलेटल मसल सेल। ठीक, और यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर से बनाऊंगा, ये हमारी हार्ट मसल। ठीक, और थर्ड सेल मैंने आपको बताया तीनों सेल्स पे पाया है, तो तीसरी सेल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, दैट इज द पैनक्रियाटिक एसिनार सेल्स। ठीक है, तो 3 सेल्स मैंने यहाँ पे बताया और तीनों के पास मैंने कहा कि जो एसिटिलकोलिन का रिसेप्टर है वो तीनों के पास में प्रेजेंट है। ठीक है, मैं तीनों का रिसेप्टर बना देता हूँ, तीनों के पास एसिटिलकोलिन का रिसेप्टर। ठीक, अब हर एक रिसेप्टर से एसिटिलकोलिन बाइंड करेगा। एसिटिलकोलिन के लिए ये रिसेप्टर्स स्पेसिफिक हैं, सिर्फ एसिटिलकोलिन से बाइंड करेगा। ठीक, एसिटिलकोलिन एक सिंगल लाइगेंड मॉलिक्यूल है और डिफरेंट डिफरेंट सेल से बाइंड कर रहा है और क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। और मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि अगर ये एसिटिलकोलिन आकर के स्केलेटल मसल में अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है तो यहाँ पे जो सिग्नलिंग पाथवे प्रोड्यूस करता है उसके थ्रू होता क्या है, यहाँ पे स्केलेटल मसल में एसिटिलकोलिन गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। ठीक, जैसे एसिटिलकोलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है ये चैनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये चैनल्स क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और जैसे ही ये चैनल एक्टिवेट होते हैं यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो एसिटिलकोलिन जब स्केलेटल मसल सेल्स में आता है, बाइंड करता है तो वहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है। ठीक, वहीं अगर हार्ट सेल्स की हम लोग बात करें, हार्ट मसल सेल्स की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे जब एसिटिलकोलिन बाइंड करता है तो ये एक जीपीसीआर को एक्टिवेट करता है। जीपीसीआर, मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ, जीपीसीआर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होता है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और जब जीपीसीआर ये एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ पे जो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है वो लो हो जाता है, लो मसल कॉन्ट्रैक्शन, और इसी वजह से हार्ट बीट भी लो हो जाती है, लो हार्ट बीट भी लो हो जाती है। ठीक, तो कुछ इस तरह से हार्ट मसल में हमारे एसिटिलकोलिन और उसका रिसेप्टर फंक्शन लेता है। ठीक, पैनक्रियाटिक एसिनार सेल की हम लोग बात करें, ये सेल्स बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करती हैं, इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बेसिकली प्रोड्यूस होने के बाद में मैंने आपको बताया था सेक्रेटरी प्रोटीन्स होती हैं, तो वो सेक्रेटरी प्रोटीन वेसिकल्स में पैक्ड होती हैं। ठीक, जैसे ही एसिटिलकोलिन यहाँ से बाइंड करता है इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो इंक्रीज करने लगता है। इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन इंक्रीज करता है। मैंने आपको बताया था कि वेसिकल के फ्यूजन के लिए कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है। जैसे ही यहाँ पे कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा ये वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाती हैं। ठीक है, और जब वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाती हैं तो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बाहर रिलीज कर देती हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ये 3 अलग अलग सेल्स हैं, तीनों सेल्स के पास एसिटिलकोलिन के रिसेप्टर हैं और तीनों ही सेल से एसिटिलकोलिन जाकर के बाइंड करता है और डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवे चलाता है। ठीक, और यही हमारी हेडिंग भी थी कि एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल डिफरेंट सेल टाइप्स में डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवेज इनिशिएट कर सकता है। ठीक, क्यों कर सकता है, क्योंकि पॉसिबली यहाँ पे जो स्केलेटल मसल के पास में जो एसिटिलकोलिन का रिसेप्टर है, ठीक है, वो इस रिसेप्टर से डिफरेंट है। किस रिसेप्टर से, जो हार्ट में प्रेजेंट है उससे डिफरेंट है। ठीक है, और यहाँ पैनक्रियाटिक एसिनार सेल में जो रिसेप्टर है वो डिफरेंट है। मतलब ये तीनों ही रिसेप्टर्स हैं तो एसिटिलकोलिन के रिसेप्टर, लेकिन ये डिफरेंट हैं। मतलब स्केलेटल मसल सेल में इनका स्ट्रक्चर कुछ और है, हमारे हार्ट मसल्स में ये कुछ और स्ट्रक्चर है,
और पैनक्रियाटिक एसिनार सेल में इनका स्ट्रक्चर कुछ और है, ठीक है, जिसकी वजह से ये डिफरेंट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक केस तो ये हो जाता है। दूसरा एक और केस आता है यहाँ पे डिफरेंट रिस्पॉन्स प्रोडक्शन का, कि अगर लाइगेंड भी सेम है और रिसेप्टर भी सेम है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पे जो रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं वो भी सेम है, ठीक है, और लाइगेंड भी सेम है। फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन ये भी एक लाइगेंड मॉलिक्यूल है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, हार्मोन है, बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन है, आगे चल के बताऊंगा आपको, ठीक है। इसका जो रिसेप्टर होता है वो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर फैमिली का होता है, ठीक है, और इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्केलेटल मसल में भी पाए जाते हैं, लीवर में भी पाए जाते हैं, और एडिपोज टिश्यू पे भी, या फिर हम लोग कहें एडिपोसाइट्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है, तीनों पे ये पाए जाते हैं। ये हमारी एडिपोसाइट्स हैं, ये हमारे लीवर है, और ये हमारा स्केलेटल मसल, ठीक। और मैंने कहा तीनों के पास एपिनेफ्रिन के रिसेप्टर्स हैं, ठीक, और इन तीनों से ही आकर के एपिनेफ्रिन मॉलिक्यूल बाइंड करता है, तीनों से एपिनेफ्रिन मॉलिक्यूल बाइंड करता है। अब तीनों से जब एपिनेफ्रिन मॉलिक्यूल बाइंड करता है तो स्केलेटल मसल और लीवर में तो ये सेम रिस्पॉन्स देता है। स्केलेटल मसल में जब ये एक्टिवेट होता है रिसेप्टर तो क्या करता है, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनवाता है, ठीक, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनवाता है। वहीं लीवर में भी ये सेम काम करता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनवाता है, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करता है, ग्लूकोज, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एडिपोज टिश्यू में, तो एडिपोज टिश्यू में ये क्या करता है, जो स्टोर्ड फैट होती है ट्राइएसाइलग्लिसरॉल से फैटी एसिड्स बनाता है, फैट का ब्रेक डाउन करवाता है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। इसका मतलब अगर रिसेप्टर भी सेम है, लिगेंड भी सेम है, लेकिन सेल टाइप डिफरेंट डिफरेंट है, तो डिफरेंट सेल टाइप में हो सकता है जो इफेक्टर प्रोटीन ये एक्टिवेट कर रहा है वो डिफरेंट एक्टिवेट कर रहा हो। मतलब हर एक प्रोटीन में सेम सिग्नलिंग पाथवे डिफरेंट इफेक्टर प्रोटीन एक्टिवेट कर सकता है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इफेक्टर स्पेसिफिसिटी। इफेक्टर स्पेसिफिसिटी ऑफ रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स, रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स की ये इफेक्टर स्पेसिफिसिटी कहलाती है। मतलब डिफरेंट टाइप के इफेक्टर मॉलिक्यूल्स को ये वहाँ पे जाकर के एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे सिग्नलिंग प्रोसेस एम्पलीफाई होती है, रिसेप्टर लाइगेंड का इंटरेक्शन होता है, तो बहुत सारे जो इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं, जो कि सिग्नलिंग प्रोसेस को एम्पलीफाई करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो एक एक करके थोड़ा सा उन प्रोटीन्स के बारे में जानते हैं। बहुत सारे प्रोटीन काइनेजेज और फास्फेटेजेस ये भी एक्टिवेट होते हैं जब सिग्नलिंग प्रोसेस इनिशिएट होती है, तो बहुत सारे प्रोटीन काइनेजेज और प्रोटीन फास्फेटेजेज एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि ये प्रोटीन काइनेजेज क्या करते हैं, ये फॉस्फेट ऐड करते हैं, किसी भी प्रोटीन से अपने टारगेट प्रोटीन पे फॉस्फेट ऐड करके उसको एक्टिवेट कराते हैं, ठीक है। सेल्स में बहुत सारी प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनका एक्टिवेशन या इनएक्टिवेशन उनके फास्फोराइलेशन पे डिपेंड करता है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वहीं पे फास्फेटेज क्या करते हैं, ये फॉस्फेट को स्ट्रिप करते हैं, मतलब फॉस्फेट रिमूव करते हैं, बेसिकली प्रोटीन्स को इनएक्टिव करने का काम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारी प्रोटीन्स ऐसी भी होती हैं जो डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिवेट होती हैं और फास्फोराइलेटेड फॉर्म में इनएक्टिवेट हो जाती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे प्रोटीन काइनेजेज और फास्फेटेजेज जो है वहाँ पे एक्टिवेट होते हैं। प्रोटीन काइनेजेज जो होते हैं वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड रेजिड्यू पर फास्फेट जोड़ते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में टायरोसिन से, सीरीन से या फिर थ्रियोनिन से ये फास्फेट जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि बहुत सारी जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स भी सिग्नलिंग पाथवेज में एक्टिवेट होती हैं, खास करके जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट होते हैं, जीपीसीआर जब ये एक्टिवेट होते हैं तो बहुत सारी जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स एक्टिवेट होती हैं, जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स इनका भी एक्टिवेशन होता है, ठीक है। और जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स मैंने आपसे कहा था
कि ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। एक तो इनका एक्टिव फॉर्म होता है, जब ये जीटीपी बाउंडेड फॉर्म में होती हैं ये एक्टिव होती हैं, मैंने बहुत बार ये चीज़ आपको बताया। और जीडीपी बाउंडेड फॉर्म एक होगा जिसमें ये इनएक्टिव होती है। ठीक, तो जब जीपीसीआर एक्टिवेट होता है तो ये प्रोटीन जो होती हैं जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन होती हैं स्विच ऑफ या स्विच ऑन होती हैं। स्विच ऑन का मतलब होता है जीटीपी बाउंडेड फॉर्म में आना, स्विच ऑफ होने का मतलब अपने जीटीपी को हाइड्रोलाइज करना। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती रहती हैं। ठीक, सेल सिग्नलिंग के दौरान जो जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन ज़्यादातर यूज होती है या फिर जो ज़्यादा फंक्शन करती है वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है हेटेरो ट्राइमरी जी प्रोटीन्स और दूसरी होती है मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स। तो ये दोनों ही तरह के जी प्रोटीन्स एक्टिवेट होती हैं जब जीपीसीआर से एक्टिवेट होते हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये दोनों ही प्रोटीन्स एक्टिवेट होती हैं। मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स ज़्यादातर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस के केस में एक्टिवेट होती हैं, जबकि हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन जो होती हैं ये जीपीसीआर से लिंक होती हैं। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो होते हैं वो हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन के साथ में लिंक होते हैं। तो ये एक्टिवेट होने के बाद बहुत सारे सिग्नलिंग प्रोसेस को सेल्स में इनिशिएट करती हैं। इसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे, प्रोटीन क्या होती हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, सारी चीज़ें हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जब ये सारी प्रोटीन्स एक्टिवेट होती हैं तो सेल्स के अंदर कुछ शॉर्ट लिव्ड नॉन प्रोटीनिशियस स्मॉल सेकेंडरी मैसेंजर्स भी बनते हैं। ठीक है, सेकेंड मैसेंजर्स। ठीक, सेकेंड मैसेंजर्स क्या होता है, थोड़ा सा इनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा लाइगेंड होता है आकर के रिसेप्टर से बाइंड होता है उसको हम लोग प्राइमरी मैसेंजर भी बोलते हैं। ठीक, प्राइमरी मैसेंजर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से आया, अपने रिसेप्टर से बाइंड किया और उस प्राइमरी मैसेंजर के रिस्पॉन्स में सेल्स के अंदर कुछ स्मॉल शॉर्ट लिविंग नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं या फिर कहीं से रिलीज होते हैं, वो सेकेंड मैसेंजर का काम करते हैं और फिर वो अपने डाउन स्ट्रीम इफेक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। ठीक, सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो कैल्शियम आयन का इंट्रासेलुलर लेवल बढ़ना। इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन लेवल साइटोप्लाज्म में अगर बढ़ता है तो ये एक सेकेंड मैसेंजर की तरह काम करता है। मैंने आपको बताया होगा कि जो साइटोसोलिक कैल्शियम लेवल होता है उसको हमेशा लो रखा जाता है। ठीक, और ये लो रखने का काम करता कौन है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में एक एटीपी पावर्ड कैल्शियम पंप पाया जाता है जो कि साइटोसोल से कैल्शियम आयन को स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पंप करता रहता है, जिसकी वजह से सारा का सारा जो हमारा कैल्शियम आयन होता है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर हो जाता है। ठीक है, जैसे ही एक प्रॉपर सिग्नल मिलता है, ठीक है, सिग्नल के रिस्पॉन्स में होता क्या है कि जो हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके पास में कैल्शियम आयन चैनल्स होते हैं, वो कैल्शियम आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं और इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, इस इंक्रीज कैल्शियम आयन लेवल को वहां पे सेंस करती हैं कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स। कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है, और ये जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है काल्मिडुलिन। ठीक, काल्मिडुलिन आती है और वो इंक्रीज्ड कैल्शियम आयन से बाइंड करती है और फिर उसको टारगेट साइट पे ले जाती है, जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है। ठीक, वेसाइकिल के फ्यूजन में कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में कैल्शियम आयन का जो साइटोप्लाज्मिक लेवल होता है वो एक सिग्नल के थ्रू बढ़ाया जाता है, जिसके थ्रू एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस हो पाती है। ठीक, वेसाइकिल की फ्यूजन की प्रोसेस हो पाती है। ये सारी चीज़ों के लिए कैल्शियम आयन की जरूरत वहाँ पे पड़ती है। ठीक, एक दूसरा सेकंड मैसेंजर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकंड मैसेंजर है जो कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के रिस्पॉन्स में बनता है। ठीक है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के रिस्पॉन्स में बनता है। जीपीसीआर जब एक्टिवेट होता है, जीपीसीआर जैसे ही एक्टिवेट होता है उससे कपल्ड जो जी प्रोटीन होती है हेटेरोट्राइमरिक जी प्रोटीन वो एक्टिवेट हो जाती है, जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है। और जैसे ही जी प्रोटीन एक्टिवेट होती है ये एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम दैट इज द एडेनाइलिल साइक्लेज, एसी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एडेनाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करती है। ठीक, जब एडेनाइलिल साइक्लेज एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, सेलुलर एटीपी का यूटिलाइज करता है और बनाता है साइक्लिक एएमपी जो कि एक पोटेंट सेकंड मैसेंजर है।
ठीक, अब ये साइक्लिक एमपी क्या करता है, ये बहुत सारे ये प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है। बेसिकली प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है, और प्रोटीन काइनेज ए क्या करता है, अपनी टारगेट प्रोटीन का फास्फोराइलेशन करके अपनी इफेक्टर को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन, और टारगेट प्रोटीन को एक्टिवेट कैसे करेगा, बाय द फास्फोराइलेशन, क्योंकि काइनेज है तो फास्फोराइलेशन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इंटरमीडिएट प्रोटीन्स वहां पे बनती हैं, दैट इज द सेकेंडरी मैसेंजर, जो कि सिग्नलिंग पाथवे को आगे बढ़ाती है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और निकल करके सामने आती है। मैंने कहा कि जो रिसेप्टर है वो अपने लाइगेंड से बहुत ही स्पेसिफिकली बाइंड करता है, बहुत ही स्पेसिफिकली बाइंड करता है। तो ये बाइंडिंग डिपेंड किन चीजों पे करती है, रिसेप्टर और लाइगेंड का जो इंटरेक्शन है, रिसेप्टर लाइगेंड इंटरेक्शन, रिसेप्टर और लाइगेंड का जो इंटरेक्शन है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक, मैंने कहा कि बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब जो हमारा रिसेप्टर मॉलिक्यूल है उसके पास कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा, जो कि जो हमारा रिसेप्टर है वो रिसेप्टर की जो बाइंडिंग साइट है उस लाइगेंड के लिए उसको रिकॉग्नाइज करती है। ठीक, और मैंने आपको यही बताया होगा कि जो लाइगेंड होता है वो हमेशा रिसेप्टर के एक्स्ट्रा सेलुलर फेस से बाइंड करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फेस में। इसका मतलब वो बाइंडिंग साइड जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फेस में है, और वो बाइंडिंग साइड जो है वो इस लाइगेंड की कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो दो फैक्टर्स वहां पे बेसिकली फंक्शन करते हैं। एक तो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, कोवेलेंट फोर्सेस लाइक हाइड्रोफोबिक फोर्सेस, चार्ज चार्ज इंटरेक्शन, जो भी नॉन कोवेलेंट, वैन डर वाल्स फोर्स। ठीक है, तो ये नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस वहां पे काम करते हैं। ठीक है, किसके किसके बीच में, बिटवीन द लाइगेंड एंड रिसेप्टर, लाइगेंड और रिसेप्टर के बीच में नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस जो होते हैं वो काम करते हैं। और दूसरा कॉम्प्लीमेंटरिटी, कॉम्प्लीमेंटरिटी बिटवीन द लाइगेंड एंड रिसेप्टर, यहीं से स्पेसिफिसिटी आती है, क्योंकि रिसेप्टर और लाइगेंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। वहां पे बाइंडिंग साइट होती है और उसी बाइंडिंग साइट से लाइगेंड रिसेप्टर से इंटरेक्ट करता है और सिग्नलिंग प्रोसेस आगे बढ़ती है। ठीक है, तो इतना मुझे आपको बताना था बेसिक कॉन्सेप्ट जो था सिग्नलिंग प्रोसेस के बारे में। सिग्नलिंग में जो कुछ भी होता है उस सब का एक मोटा मोटा ब्यौरा मैंने आपको आज दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग जीपीसीआर के बारे में स्टडी स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग जी प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे, हेटेरोट्राइमरिक जी प्रोटीन्स के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे, उसके बाद हम लोग मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो भी एस्पेक्ट्स हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के हम लोग सब वन बाय वन स्टडी करेंगे, कोई भी एस्पेक्ट हमें यहाँ पे छोड़ना नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताने का मेरा सबसे बड़ा पर्पज ये था कि बीच में जब ये टर्म्स आएंगे तो ये टर्म्स वहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने ही पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि आप इन टर्म्स के बारे में पहले से ही जान रहे हैं, आपको सेकंड मैसेंजर पता है, साइक्लिक एमपी क्या करता है ये भी आपको पता हो गया, सारी चीज़ें अब आपको यहीं पे पता है। अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग जीपीसीआर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।